हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ इस तरह का टॉपिक ले रहे हैं जो जनरली बोर्ड में तो बहुत रेयरली ऐसे तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ क्योंकि हम जेई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें उसकी भी हम प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कॉमन आ जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्यूशन जो हमारा 12th क्लास का टॉपिक है। तो वो कैसे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के से ही हम प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ। और ऐसा कुछ नहीं कि ये क्वेश्चन जो आया तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है, सब कुछ हम पढ़ चुके, बस उसको एक छोटा सा मैंने क्या करा, एक कंक्लूजन दे दिया, समराइज कर दिया, और बस वो एक डायरेक्ट रिलेशन हम याद रखेंगे और उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। अब जो मैं कह रहा हूँ कि हमने पढ़ सब कुछ लिया, तो क्या चीज़ है वही मैं बता रहा हूँ। स्पेशली ये एप्लीकेबल होगा बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। बाइनरी में भी जो हमारा सॉल्यूट है वो कैसा होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए। ठीक है, बाइनरी में सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल की बात नहीं हो रही, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की बात हो रही। स्पेशली हम जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ही होता है, और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से ही वेपर प्रेशर कम होता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह ये सब किसके लिए एप्लीकेबल है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो यहां पर भी हम, ठीक है, उसी से नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से ही हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, तो यहां मैंने लिखा प्रेडिक्शन ऑफ ऑर्डर। अभी कौन सा ऑर्डर है, तो यहाँ प्रेडिक्शन या कंपैरिजन आप कुछ भी लिख दो, मैंने प्रेडिक्शन लिख दिया। तो यहाँ पे प्रेडिक्शन से मतलब है हो सकता है 3 या 4 आपको ऑप्शंस दे दे और उसमें उनको ऑर्डर में अरेंज करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या मैक्सिमम किसी का बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा, या मिनिमम प्रेशर वेपर प्रेशर किसका होगा। तो इस तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी वो पूछ सकता है। नहीं, उसको कैसे हम कंपेयर करेंगे, बिना कैलकुलेशन के। बिना कैलकुलेशन से मतलब है कि यहाँ हमें पूरा फॉर्मूला नहीं लगाना है, डेल्टा टी बी या नॉर्मल न्यूमेरिकल करते हैं वैसे नहीं, हमें नॉर्मली बस क्या करना है, मतलब ये कि वर्बली क्वेश्चंस हो जाते हैं, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं होती इसमें। ठीक है, तो कैसे करना है वो हम देखते हैं। फर्स्ट लिया मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सीपी। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, 4 जो हमने पढ़ी है। RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। चारों में से कोई भी हो, तो मैंने डायरेक्ट मतलब चारों को कॉमन नेम दे दिया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो कोई सी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो वो नंबर ऑफ पार्टिकल की, और ये सिंबल किसका, प्रोपोर्शनल का। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो इनमें से इन चारों क्वांटिटी की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब चारों क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो इनका मीनिंग आपको एक्चुअल में पहले तो पता होना चाहिए। अगर आपने ढंग से नहीं देखा तो वीडियो लेक्चर में उसको पहले देखे, ढंग से समझे, और तभी ये चीज़ आप समझ पाओगे। मैं कह रहा हूँ कि RLVP की वैल्यू बढ़ेगी अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे। RLVP की वैल्यू बढ़ने से मतलब क्या है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर हम रिलेटिवली बात करते हैं वो कम हो जाएगा जैसे जैसे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। यहाँ लिखा मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट स्पेशली। ठीक है, तो ऐसी गलती मत कर देना, कोई सा भी सॉल्यूट नहीं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की यहाँ पर बात हो रही है। तो हमें पता है कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट में जो कि वॉलेटाइल है उसमें जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते तो वो क्या करता है, उस प्योर सॉल्वेंट से जो सॉल्यूशन बनता है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है, तो वेपर प्रेशर कम होता है। फिर हमने पढ़ा था जहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करा था, तो रिलेटिवली लोअरिंग कितना, वेपर प्रेशर तो कम हो रहा है, कितना रिलेटिवली कम हो रहा था, उसको हमने RLVP बोल दिया। उसके बाद हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब हम जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वो सॉल्यूशन जो बनता है उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर जो सॉल्वेंट था उससे बॉइलिंग पॉइंट उससे क्या हो जाता है, उसका ज्यादा हो जाता है। उसी को हमने बोला एलिवेट, कितना बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर 100 है तो उससे कितना 101 हुआ, 103 हुआ, 105 हुआ, कितना बड़ा, वो चेंज कहलाता है डेल्टा टीबी। तो मतलब एलिवेशन बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। अब कितना इंक्रीज होगा, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के। ठीक है, इसी तरीके से डेल्टा टीव डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे जैसे नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का है, प्योर सॉल्वेंट का है, उससे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता चला जाएगा। अगर वाटर है तो 0 डिग्री से कितना कम हो रहा है, -1, -2, -3 डिग्री, वो चीज। और लास्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना ज्यादा वहां पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, उतना ही होगा। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को चारों को एक साथ लिखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो इनकी भी वैल्यूज बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, क्योंकि कंफ्यूजन क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं आता है कि एलिवेशन में फ्रीजिंग पॉइंट बता दो, आ जाए तब तो दिक्कत नहीं। वो बोलेगा कि एलिवेशन नहीं, अब तो फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर कर दो, 4 अलग अलग सॉल्यूशन है उसमें 4 नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाले, अब इनके फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर कर दो। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों अलग चीज है।
इसी तरीके से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों अलग चीज़ है। और मैंने स्टार्टिंग में बात करा था सीपी जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। बट हाँ, बॉइलिंग पॉइंट तो वेरी तो होता है, तो वही चीज़ है। इसी तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट और मैंने लिखा और वेपर प्रेशर। तो जहां पर हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा था जिस लेक्चर में, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, वहां से मैंने ग्राफिकली आपको बताया था कि जब भी किसी प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर भी कम होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से, फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होता है। इसलिए मैंने दोनों लिख दिया, आइदर फ्रीजिंग पॉइंट आइदर वेपर प्रेशर, और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से ये दोनों वैल्यू कम होती है। तो इस बार डायरेक्टली नहीं, मैंने लिखा 1 नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे उनका वेपर प्रेशर कम होगा, साथ ही साथ उनका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। वेपर प्रेशर अलग है, RLVP अलग है, फ्रीजिंग पॉइंट अलग है, डेल्टा TF अलग है। ये डिफरेंस है, ये रिलेटिवली कितना लोअरिंग हुआ वो हुआ, और ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर क्या है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। एंड लास्ट वन, 3 ही रिलेशन हमें ध्यान रखने हैं। बॉइलिंग पॉइंट, जब भी हम प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट जब बढ़ जाता है तो ठीक है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि हम उसके अंदर क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जाते हैं। इसको भी हमने किस में पढ़ा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो यहाँ मैंने लिखा एज द नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो 3 रिलेशन ध्यान रखने, एक तो सीपी के डायरेक्टली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दूसरा वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, और बॉइलिंग पॉइंट के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये 3 रिलेशन हमें ध्यान रखना है, याद रखने हैं। आप कैसे भी समझ लो इसको। ठीक है, लॉजिकली तो पिछले लेक्चर में सब एक्सप्लेन कर चुका हूं, बस इसको मैंने समराइज करा है। अब सब जगह मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल लिखा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब ये कि जो भी हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना, उसमें टोटल पार्टिकल्स कितने, 1 मोल 2 मोल 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, ये जितने, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि हमें तो सिर्फ नंबर से मतलब है, डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी है, रंग रूप भेदभाव कुछ है ही नहीं उसके मन में। ठीक है, बस हमें चाहिए कितने नंबर है, जितने ज्यादा लोग हो गए उतना ही इंपैक्ट ज्यादा होगा, नंबर होनी चाहिए बस। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया। अब इसको वीडियो पॉज करें और इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको 1 बाय 1 हम देखते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करें पहले। ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। चलिए अब बढ़ते हैं हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, कंपेयर द ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग। एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछा है उसने, क्या पूछा है, सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। और किसका पूछा है, 4 अलग अलग, 4 तो नहीं 3 ही दे रखे हैं, चौथा तो एक ऑप्शन दे रखा है। ग्लूकोज 0.1 मोलरिटी का सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, 0.1 मोलरिटी का NaCl सॉल्यूशन, और 0.1 मोलरिटी K2SO4 पोटेशियम सल्फेट का सॉल्यूशन, और चौथा ऑप्शन दे दिया ऑल हैव इक्वल, मतलब सबका क्या दे रखा, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या सबका फ्रीजिंग पॉइंट सेम होगा या इन 3 में से किसी एक का कम या ज्यादा, जो भी पूछा गया। इसमें क्या पूछा है, वैसे तो ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर पूछा तो कंपेयर कर लो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में से सबसे ज्यादा किसका है, फिर कम किसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दो, सबका सेम है तो फिर तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। अब हम जब है ना, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब हमें करना क्या है, हमें करना इतना सा है कि जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है इस तरह के कंपैरिजन वाले या मैक्सिमम या मिनिमम पूछे या ऑर्डर कंपेयर करो, तो उस केस में हमें कैलकुलेट करना नहीं है फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले, कौन सा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हमने पढ़ा था। ठीक है, डिप्रेशन इन ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हमने पढ़ा था कि जो डेल्टा TF होता है, ठीक है, डिप्रेशन इन जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हमारे पास ओरिजिनल प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है जिसको हम T0F लिखते हैं, उससे भी फाइनल सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक तो ये फॉर्मूला था, दूसरा था डेल्टा TF
इज इक्वल्स टू, मैंने बोला था ये वेंटो फैक्टर सब में ऐड ही कर देना, I इंटू के एफ इंटू एम। ठीक है, अब यहाँ पे पहली चीज कि अगर आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो आपको क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पर सॉल्वेंट की बात करें तो कौन है, कुछ नहीं दे रहेगा सॉल्वेंट, तो 0.1 मोलर ग्लूकोज दे दिया, 0.1 मोलर NaCl दे दिया, 0.1 मोलर K2SO4 दे दिया, तो सिर्फ वो सॉल्यूट का नाम दिया, सॉल्वेंट तो है ही नहीं। तो सॉल्वेंट नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा, वाटर। ठीक है, तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट मुझे चलो पता है 0 डिग्री, ये T0F की वैल्यू दे दी है। अब मुझे फाइनल जो सॉल्यूशन बना है ग्लूकोज का, K2SO4 का, NaCl का, उसका फ्रीजिंग पॉइंट पता करना है तो डेल्टा TF पता करना पड़ेगा, ऐसे करता है न्यूमेरिकल में, और डेल्टा TF पता करना है तो I इंटू KF इंटू M। चलो KF की वैल्यू आपने फिर भी याद रख ली, कोई दिक्कत नहीं है। I आप देख के बता दोगे, M स्मॉल m कैसे निकालोगे, मोलेलिटी, मोलेलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मुझे पता ही नहीं सॉल्वेंट कितना है। और जबकि यहां पर ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे तो यहां पर दे रखा है कैपिटल M मोलेरिटी, तो मोलेरिटी और मोलेरिटी को अगर रिलेट करना है तो एक कॉमन टर्म चाहिए हमें, डेंसिटी चाहिए, वो तो है ही नहीं, फिर कैसे करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, मोलेरिटी को मोलेरिटी मान लो, उससे हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल M मोलेरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर में कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है। और स्मॉल m जो मोलेलिटी होता है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब बात तो अल्टीमेटली हो किसकी रही है, सॉल्यूट की मोल्स की बात हो रही है, यानी तो ये भी अगर तीनों के अंदर सॉल्वेंट सेम है तो पर केजी के अंदर सॉल्वेंट के अंदर मोल्स देख लो, या पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर आप देख लो मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहना है। ठीक, रहने मतलब कि उसमें आपको कंपैरिजन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके की कैलकुलेशन नहीं करनी कि KF की वैल्यू मेरे को याद है, मैं कैलकुलेट करके सर एक्जैक्टली बताऊँ, नहीं, ये बेवकूफ़ी मत करना, टाइम खराब मत करना है। डायरेक्ट आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करेंगे, कैसे, मुझे पता है डेल्टा TF मुझे पता लग जाएगा, तो मैं TF की वैल्यू पता कर दूंगा। डेल्टा TF की वैल्यू पता करना है तो I इंटू और M, KF जो कांस्टेंट इसको तो छोड़ दो, सब में मिलेगा, क्यों फालतू कैलकुलेशन करनी। तो आपको बस क्या करना है, I इंटू M करना है, और M क्या है, कुछ नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो सिर्फ तो आप तो डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताए ना कितने होंगे, तो आपको I निकालना सभी के लिए। ठीक है, I निकालना सभी के लिए, और I के साथ में आपको मोलेलिटी की जगह क्या करो, मोलेरिटी लिख दो, मोलेरिटी का मतलब ही क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, तो बस वहां से सॉल्व कर दो और ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिएगा इसको कैसे करेंगे हम, 1 बाय 1 एक एक ऑप्शन ले रहा हूं मैं। पहला मुझे दे रहेगा, इसी के सामने लिख रहा हूं, 0.1 मोलेरिटी, I की वैल्यू, वेंटो फैक्टर इसके लिए ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के लिए तो क्या, ना तो एसोसिएट होगा ना डिसोसिएट होगा, तो I की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1। ठीक है, एंड मोल्स की अगर मैं बात करूं, N लिख देता हूं, N मतलब मोल्स है यहाँ पे। ठीक है, मोल्स की बात करूं तो 0.1 है इसमें, पर लीटर सॉल्यूशन सब में पर लीटर मोलेरिटी दे रखा है तो 0.1 लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स, चलो ठीक है। देन अगर मैं आगे बात करूं तो मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल, सर ये तो कोई फॉर्मूला नहीं है नंबर ऑफ पार्टिकल का, बिल्कुल ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं ध्यान से सुनना, ये तो है 0.1 मोल। ठीक है, एक जो ग्लूकोज होगा उसका वेंटो फैक्टर है 1, तो ग्लूकोज ना एसोसिएट होगा ना डिसोसिएट होगा, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स है उतने ही तो रहेंगे, तो मैं क्या करूँ, I इंटू N को मल्टीप्लाई कर दूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल बता देगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने हैं तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर I इंटू N कर दूँ, बस ऐसे सब में कर दे आप, तो देखना अब। ठीक है, पहले लिख देता हूँ मैं NaCl के लिए। अब NaCl तो क्या है, सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो कैटायन और एनायन में क्या होगा, डिसोसिएट होगा, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, Na प्लस Cl माइनस I का मतलब क्या होता है, I बराबर N हो जाता है, क्योंकि ये डिसोसिएशन हो रहा है यहाँ पर। एंड N की बात करें तो वो तो इसमें 0.1 ही मोल्स है पर लीटर सॉल्यूशन में। सेम K2SO4 की बात करूँ तो K2SO4 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 पोटेशियम आयन और 1 सल्फेट, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 + 1 3, एंड N यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.1। ठीक है, अब सब में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप कैलकुलेट कर ले, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब आप कैलकुलेट करेंगे, चलिए ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल आप जब कैलकुलेट करेंगे तो I इंटू 1, इसमें I 1 है, इंटू 0.1, तो 0.1 ही रहना है। इसमें अगर बात करें हम तो 2 इंटू 0.1, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें
3 इंटू 0.1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.1, 0.2, 0.3 हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए। अब हमें पता है जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी एक सॉल्वेंट में, सेम ही सॉल्वेंट है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्वेंट में डालेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होता जाएगा। यही तो पढ़ा हमने, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ऐड करते जाएंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होता जाएगा। अब वो पार्टिकल का नेचर क्या है उससे हमें कोई मतलब ही नहीं, कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो यही कहती है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ हमें नंबर से मतलब है। अब उसका पोटेशियम हो, सोडियम हो, ग्लूकोज, हमें कोई मतलब नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने। तो इसलिए यहाँ से मैंने 0.1, 0.2 और कितना आ रहा 0.3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए तो मैं डायरेक्ट अब यहाँ से बता सकता हूँ ऑर्डर क्या है। तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल किस में होंगे, K2SO4 में 0.3, ठीक है, सारे मिला के कैटायन एनायन जो भी है सारे मिला के 0.3 है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट कम किसका होगा, K2SO4 वाले सॉल्यूशन का। उसके बाद 0.2 और उसके बाद 0.1 मतलब ग्लूकोज। तो सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बात कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूँ, सबसे ज़्यादा हमें ग्लूकोज का मिलेगा, उससे कम हमें NaCl सॉल्यूशन का मिलेगा, और सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट हमें नेगेटिव, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का होता जाएगा, नेगेटिव में जाता जाएगा, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट हमें किसका मिलेगा, K2SO4 का। आई बात समझ में। तो इसमें देखो कुछ छोटी कोई कैलकुलेशन ऐसे करी नहीं, मैं तो चाहता तो वर्बली भी कर सकता था, उसको आई देख के पता लग ही जाएगा, m की वैल्यू दे रखी है तो बस उसमें बिना पेन चलाए आप उसको आंसर बता भी सकते, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लास्ट में, तो अल्टीमेटली मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, अल्टीमेटली अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने हैं, अब वो एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप क्या करें, आई इंटू मोल निकाल ले बस। अब ये मोल निकालने के लिए अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रखे होंगे, यानी अब वो मोल हो सकता है मोलैरिटी के फॉर्म में दे दिए या मोलैलिटी के फॉर्म में दे दिए और कुछ, वो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के ध्यान से देखना और समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, जो फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा, ठीक है, तो वो यहाँ पर अब हम फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर लिख देते, और फ्रीजिंग पॉइंट चाहो तो, ठीक है, चलो मैं इसको चाहो तो ऐसे भी लिख देता हूँ, सॉरी, ठीक है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल के। फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल के। तो नंबर ऑफ पार्टिकल मैंने कैलकुलेट कर लिए, तो जो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उसके फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही कम होगा। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होगा ग्लूकोज का, देन NaCl का, और सबसे कम होगा K2SO4 का, क्योंकि इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, सबसे ज़्यादा है। अब ये तो मैंने ऑर्डर पूछ लिया, हो सकता है बोलता मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका, तो मैं बोलता ग्लूकोज, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, तो पोटेशियम सल्फेट। इस तरीके से कई तरह के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन था, थोड़ा मैंने टाइम लिया इसको समझाने में, अब जल्दी जल्दी करेंगे हम। तो एक बार पहले इसको वीडियो पॉज करें और आप कॉपी कर लें। ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, तो कॉपी करके एक बार खुद ट्राई करिएगा। ये अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ देम हैव मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमें फिर से 3 ऑप्शन दे दिए और चौथे में बोल दिया ऑल आर इक्वल। सबसे ज़्यादा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पूछा क्या गया, इसने पूछा गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगा, मतलब डिक्रीज सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट में या कमी सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट में किस सॉल्यूशन में होगी। ठीक है, वो हमें इसमें बताना है।
चलिए, तो अगर आपने ट्राई कर लिया हो तो देख लेते इसको। ठीक है, यही लिख रहा हूं इसके सामने। आई की वैल्यू सुक्रोज के लिए क्या होगी 1। ठीक है, तो मैं आई चलो लिख देता हूं 1 एंड फिर से मोलरिटी दे रखा है तो मैं n लिख देता हूं यहाँ पे, मतलब पर लीटर के अंदर 0.4 मोल्स होंगे यानी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, फिर यहाँ पर वापस वैसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, I इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आएगा 2, कैटायन और एनायन डिसोसिएट होगा तो I बराबर n हो जाएगा, कोई अल्फा तो दे ही नहीं रखा कुछ हमें। n यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ पार्टिकल हम कैलकुलेट कर लेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 एल्यूमिनियम प्लस 3। जब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिख लो, जब डिसोसिएट करोगे तो K प्लस Cl माइनस मिलेगा। एल्यूमिनियम सल्फेट को जब लिखोगे तो 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 और 3 सल्फेट माइनस 2, तो टोटल 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। तो I की वैल्यू कितनी मिलेगी 5 एंड n तो कितना दे रखा हमें 0.1। इस बार देखोगे मोलरिटी तो, लेकिन इस बार कंसंट्रेशन अलग अलग, पिछले केस में कंसंट्रेशन भी सेम दे रखी थी। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर ले, मल्टीप्लाई करना है सिंपल सा। तो पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 1 इंटू 0.4 I इंटू n। चलिए तो I इंटू n, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 0.4 विच इज इक्वल्स टू 0.4। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 0.4। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 5 इंटू 0.1 विच इज इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, ये तो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लिए, दो में तो सेम आ रहा है और तीसरे में 0.5 आ रहा है, 0.4 और 0.5। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये पूछा गया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके अंदर मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम फ्रीज किस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब कि इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट में किस में कमी आएगी। तो हमें पता है जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है डिक्रीज होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट जब क्या होता है डिक्रीज होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है जब डिक्रीज होता है तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसमें गिरेंगे, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें गिरेंगे उसको फ्रीजिंग उतना ही क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, उतना ही उसमें क्या आएगा कम हो जाएगा, मतलब उसमें जो डिप्रेशन आएगा, जो डिक्रीज आएगा, ठीक है, वो सबसे ज्यादा क्या उसमें हो जाएगा। तो मैक्सिमम डिप्रेशन किस में आएगा वो हमें पूछा गया था, तो यहाँ से ठीक है। और ऐसे नहीं फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप ऐसा समझ सकते हो, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है एक्चुअली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछी गई है इसने। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी हमने देखा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल। अब इसने पूछा डेल्टा टीएफ मैक्सिमम किस में होगा अल्टीमेटली, तो डेल्टा टीएफ मैक्सिमम उसमें होगा जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहो तो ये रेफरेंस लिख सकते हैं, तो मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टीएफ ही तो पूछा है हमसे, वो तो क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल के। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल के क्या होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं, अब इसने पूछा मैक्सिमम किस में होगा, तो मैक्सिमम उसमें होगा जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। तो मैक्सिमम डेल्टा टी एफ किसके लिए होगा एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या है सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए तो इसको कॉपी कर ले फिर से। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफी सारे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें जैसे दोनों क्वेश्चन मैंने एक चेंज ले लिया, डेल्टा टीएफ ले लिया और एक फ्रीजिंग पॉइंट ले लिया, तो दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। तो क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, बस कंफ्यूज मत होना, पूछा गया वो समझना है और आंसर आपको देना है। ऐसे बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी करें।
चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है I2 आयोडीन इज मिक्स्ड इन Ki सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास एक पोटेशियम आयोडाइड Ki का सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने क्या करा, आयोडीन को मिक्स करा। तो अब Ki के अंदर जब आयोडीन मिक्स हुआ तो अब जो दो, एक तरीके से बोल सकता हूँ Ki था हमारे पास सॉल्यूशन ऑलरेडी और उसमें एक और एक नया कंपोनेंट I2 ऐड हुआ, तो अब उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर हुआ, क्या बॉइलिंग पॉइंट वही रहा, क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया या बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। तो वही दे रखा ऑप्शन में, क्या देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, नो चेंज और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि नहीं हम बता नहीं सकते क्या होगा ऐसा। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम किस टाइप की केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ठीक है, नीचे मैं लिख देता हूँ इसका सॉल्यूशन के फॉर्म में। चलिए, तो यहाँ पे जब आपने, है ना, यहाँ पे जब आपने ठीक है Ki पोटेशियम आयोडाइड का तो सॉल्यूशन हमारे पास पहले से था, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन तो हमारे पास पहले से था। अब उस पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में हमने जब क्या करा, पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में हमने क्या करा, I2 को ऐड करा। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिख दिया कि यहाँ पर हमने क्या करा, I2 के साथ इसकी रिएक्शन कराई। तो जो इसमें, क्योंकि यहाँ दिए नहीं रखा है कि जब ये दोनों मिक्स करेंगे तो कोई रिएक्शन होगी नहीं होगी, तो यहाँ एक रिएक्शन होती है कि जब इसके साथ कंबाइन होगा तो ये बना लेगा KI3, एक नया कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। तो Ki की रिएक्शन जब I2 आयोडीन के साथ होगा तो एक नया कंपाउंड KI3 बना लेगा ये। अब आयोडीन को मिक्स करने से पहले हमारे पास Ki का सॉल्यूशन था और इसको मिक्स करने के बाद हमारे पास इसका सॉल्यूशन बना। तब अब हमें बताना है कि इसके ऐड होने से बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ा। तो कैसे बताएंगे, तो अल्टीमेटली वही जो मैं अभी बता रहा था कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। कैसे करें, तो वही बात है, बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो डेल्टा टीबी की बात हो रही है। डेल्टा टीबी का मतलब क्या हो गया, I इंटू के बी इंटू एम मोलिलिटी। आई हमें बताएगा उसमें कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन तो नहीं हो रहा, या पार्टिकल्स बड़े या कम तो नहीं हो गए, या सेम ही रहे। और के बी तो कांस्टेंट है ही, तो दोनों के लिए सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट सेम है तो के बी सेम रहेगा। एम क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या पार्टिकल्स को चेंज हुए क्या, वो हमें देखना है। तो यहाँ रिएक्शन स्पेसिफिक जो हो रही है ना, उससे हमें एक आइडिया ये लग गया है कि यहाँ पर रिएक्शन से होने से पहले, ठीक है, रिएक्शन होने से पहले मैं यहाँ लिखता हूँ अलग अलग, बिफोर रिएक्शन, ठीक है, बिफोर रिएक्शन हमारे पास क्या था, Ki था, और Ki एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो कैसे होगा ये, डिसोसिएट होगा K प्लस प्लस I माइनस, सही बात है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि इसमें N की वैल्यू, क्योंकि डिसोसिएशन होता है, N की वैल्यू कितनी होगी 2, क्योंकि यहाँ पे अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात नहीं करी तो I भी इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन KI3, ठीक है, आफ्टर रिएक्शन KI3 बना हमारे पास, और ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है और ये K प्लस और I3 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस तरह के पर्टिकुलर क्वेश्चन में। और यहाँ पर N की वैल्यू बात करेंगे तो ये भी कितना है, एक कैटायन और एक एनायन, यहाँ पे भी एक कैटायन एक एनायन, तो N तो अभी भी यहाँ पर क्या है 2। अगर N दोनों केस में 2 है और अल्फा हमें दे नहीं रखा, तो क्या यहाँ पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर अल्फा नहीं दे रखा तो I बराबर क्या हो जाएगा N और उसकी वैल्यू भी 2, और यहाँ पर भी क्या होगा I बराबर N और इसकी वैल्यू भी कितनी 2, दोनों केस में कितनी होगी 2 इसकी वैल्यू होगी। अब क्योंकि रिएक्शन आप जब देखोगे, यहाँ पे ये रिएक्शन आप देखोगे तो इस रिएक्शन के अंदर आपको एक चीज ध्यान से देखोगे तो बैलेंस तो है, ये रिएक्शन की बैलेंसिंग में तो कोई दिक्कत नहीं, एक पोटेशियम लेफ्ट हैंड साइड में, एक पोटेशियम राइट हैंड साइड में, एक आयोडीन और 2 I2, ये दूसरा रिएक्टेड मान लो, और ये टोटल I3। तो इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ, इसका अगर एक मॉलिक्यूल है या एक मोल मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनटू इसमें N की वैल्यू, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होंगे 2, जो यहाँ पर लिखा है, तो ये कितना आ रहा है 1 इंटू 2, यहाँ पर कितना आएगा 2 ही आएगा। तो चलो इसको मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू 2।
सेम कहानी प्रोडक्ट में देखें, एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन, ठीक है, एक पार्टिकल एक मोल में मान लें तो 1 × और यहाँ पर कितने आई की वैल्यू 2, तो यहाँ पर भी 1 × 2 कितना आएगा 2 ही आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल पहले आयोडीन के ऐड करने से पहले भी 2 थे और ऐड करने के बाद भी कितने हैं 2 ही है। हाँ, एनाइन बड़ा हो गया या उस पर छोटा हो गया उससे हमें कोई लेना देना, नेचर से तो हमें मतलब ही नहीं है कि एनाइन कैसा है कैटाइन कैसा है। हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने टोटल कैटाइन एनाइन, तो बिफोर रिएक्शन भी 2 थे और आफ्टर भी कितने हो गए 2 हो गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पे तो कोई चेंज आया नहीं। नंबर ऑफ पार्टिकल पे कोई चेंज आया नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके बॉइलिंग पॉइंट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, नंबर ऑफ पार्टिकल जो उसके अंदर उसमें कितना चेंज हो रहा है। तो दोनों केस में सेम है। तो यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन आर सेम, देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन सेम, डज नॉट चेंज। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दे रखा है 4 ऑप्शन में से, ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी नो चेंज, और डी जो दे रखा वो दे रखा कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ हमारे पास कौन सा आंसर हो जाएगा, नो चेंज, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस का भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो वीडियो पॉज करें जल्दी से और इसको कॉपी कर लें। सॉरी, सॉरी, ठीक है। तो वीडियो पॉज करें और सॉल्यूशन कॉपी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ K4FeCN6 इज इक्वल्स टू, सॉरी, तो यहां पर हमें दे रखा है, ठीक है, एसी थोड़ा ज़्यादा कूल हो गया है ना, तो ऐसे मौसम में मतलब जो माहौल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ कि एलर्जी है तो ठीक है, आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हो, है ना, लेकिन थोड़ा है मतलब कहानी, बाकी आपकी इच्छा है जो आप समझते हो। हाँ, तो क्वेश्चन ये हमारा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है इसने, 2 मोलर सॉल्यूशन है हमारे पास पोटेशियम फेरोसाइनेट का, ठीक है, ये एक फिर से एक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। 12th क्लास में एक चैप्टर है पूरा कोऑर्डिनेशन को, उसमें हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कैसे नेमिंग वगैरह होती है। अब ये कह रहा है ये 2 मोलर इसका जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इन चारों में से किसके बराबर होगा ये हमें बताना है। फिर से कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, जैसा कि मैं बता चुका हूँ इस टॉपिक में हम सिर्फ प्रेडिक्ट करेंगे और बिना कैलकुलेशन के डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे कि जो भी हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है उसको कैसे डिटरमाइन करें, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि कैसे इसको करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका एक ही है, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप कैलकुलेट कर ले रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करें, तो मैं कह रहा हूँ कि जो 2 मोलर सॉल्यूशन, 2 मोलर का मतलब है 2 मोल से इसके 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 2। अब 1 मोल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, मतलब टोटल कैटायन और टोटल एनायन कितने, वो मुझे पता लग जाए, मतलब आई मुझे पता लग जाए। तो जैसे पीछे क्वेश्चंस करे थे स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट 1-2 क्वेश्चन, तो उसमें ऐसे ही करा था ना, आई इंटू नंबर ऑफ मोल्स, तो वही करना है। जिस ऑप्शन में नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल सकता हूँ ज़्यादा बेटर है, नंबर ऑफ पार्टिकल जिन चारों ऑप्शन में से इसके बराबर हो जाए वही उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा बराबर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। आर और टी में मान लेता हूँ कॉन्स्टेंट है, आर तो गैस कॉन्स्टेंट है और टी क्या है टेम्परेचर, तो सबके लिए कॉन्स्टेंट। अब आई इंटू सी का मतलब क्या, आई तो वेंट ऑफ फैक्टर और सी का मतलब क्या है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब मोलरिटी, बस। तो मोलरिटी क्या बताता है, मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल्स ही तो हमें चेक करना है। चलिए
तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इसको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी करके और सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज जिन लोगों का अभी भी थोड़ा डाउट है, दिक्कत है, तो वो ठीक है सॉल्यूशन देख सकते हैं। नहीं चलिए तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले जो हमें लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमें यहाँ पे 2 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है, 2 मोलर K4FeCN6 जो हमें ये दे रखा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं वो हमें देखें। तो पहले तो मैं इसमें बात करूं मोल्स की, ठीक है। तो मोल्स यहाँ पर मुझे कितने दे दिए 2 मोलर का मतलब ये क्या है, 2 मोल्स ऑफ दिस सॉल्यूट या जो भी हमारे पास ये कंपाउंड है उसके प्रेजेंट है 1 लीटर में। अब आई की वैल्यू मुझे देखनी है वेंटो फैक्टर, तो कैसे देखें, तो अब ये आपको पता होना चाहिए, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये एक फिर से एक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन कैसा कोऑर्डिनेट, ये डिसोसिएट होगा। मुझे पता है पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, ठीक है, एल्कलाई मेटल है, 4 दे रखे तो 4 लिख दिया। अगर इस पे 4+ चार्ज है तो इस पे 4- भी चार्ज होना चाहिए। और कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड खास बात है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले जो भले कैटायन हो, एनायन हो या न्यूट्रल हो, वो बाहर नहीं निकलते, वो एज इट इज इसके अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे 4K+ और यहाँ पर FeCN6 4- चार्ज बैलेंस हो गया। तो टोटल 4 कैटायन है और 1 एनायन है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, n की वैल्यू हो गई यहाँ पर 5, ठीक है। अल्फा नहीं दे रखा तो n बराबर क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ, ठीक है, तो i = n हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, I × मोल लिख दूं, तो मोल तो कितने दे रखे 2, तो 2 × 5 कितने हो गए 10। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें 10। अब 4 ऑप्शन में से जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 10 होंगे उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा। तो बस 1 by 1 चेक कर ले। तो मैं यहीं पे इसको कर देता हूँ सॉल्व, ठीक है। अब चलिए नीचे कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा ऑप्शन ए लेता हूँ, ठीक है, 1 by 1 एक ऑप्शन लेता हूँ। ए लेता हूँ मैं, ए ऑप्शन हमें दे रखा है 1 मोलर एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4(3), ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब यहाँ पर अगर इसकी मोल की बात करूँ तो यहाँ पर ये तो 1 मोलर का मतलब 1 मोल हो गया, और Al2SO4(3) है जो, ठीक है, Al2SO4(3) जो है वो जाएगा डिसोसिएट होके 2 एल्यूमिनियम +3 और 3 सल्फेट -2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम दे रखे, तो 2 एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, इस पे +3 चार्ज, इस पे -2 चार्ज, इसके 2 पार्टिकल, इसके 3 पार्टिकल, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, 2 ये और 3 ये, टोटल कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। मोल कितने हैं 1। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अगर बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, मोल × i हो जाएगा, और वो कितना है, मोल तो है 1 × i कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। पहले एक कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे इसको। चलिए फिर सेकंड ऑप्शन जो हमें दे रखा है बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन दे रखा हमें 2 मोलर KCl। इसका मतलब क्या, मोल कितने हैं इसके 2, और KCl की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा K+ और Cl-, n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख दूँ I = n = 2, ठीक है, क्योंकि अल्फा तो है नहीं। तो यहाँ पे टोटल पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा मोल × i, और मोल कितने दे रखे 2 और i कितना दे रखा 2, विच इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो इसी तरीके सारे ऑप्शन चेक कर लेंगे। थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन हमें दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, 4 मोलर ग्लूकोज,
4 मोलर ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। ना तो ये एसोसिएट होता है ना डिसोसिएट होता है। तो मोल की बात करें इसमें तो मोल तो कितना हो जाएगी 4, एंड आई की बात करें तो वो n के बराबर ही होगा, वो क्या होगा 1। ना तो एसोसिएट हो रहा है ना डिसोसिएट हो रहा है। तो टोटल पार्टिकल की अगर हम इसमें बात करें, टोटल पार्टिकल की अगर हम बात करें इसमें तो 4 × 1 विच इज इक्वल्स टू 4। एंड लास्ट डी ऑप्शन आप देख ले, ठीक है। मैं जान करके डी ऑप्शन ऐसा रखा है वो सही आंसर है, क्योंकि आप 1 बाय 1 चेक सबको करें, यानी 4 मोलर कॉपर सल्फेट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसके कितने मोल है? 5 मोल है। और कॉपर सल्फेट जो हमारा अगेन इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉपर +2 प्लस सल्फेट -2। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2, विच उसका मतलब है कि I = n = 2 हो जाएगा, यानी ठीक है। तो बस अब क्या कर दिया आप इसको टोटल पार्टिकल काउंट कर ले आप। तो टोटल पार्टिकल आप काउंट कर ले तो टोटल पार्टिकल क्या होगा? मोल इंटू आई। मोल कितने दे दिए आपको? 5, आई कितना दे दिया? 2, तो ये हो जाएगा 10। और K4FeCN6 के लिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड के लिए भी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना आ रहे थे? 10। तो जिसमें सेम होंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या आएगा? सेम आएगा, यानी ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको मिल गई है 10, ठीक है। इसमें ये वैल्यू मिल रही है आपको कितनी? 4। और बी ऑप्शन में आपको ये वैल्यू मिल रही है यहाँ पर भी 4। हाँ, तो ऐसा जरूर बोल सकता हूँ मैं कि सी और बी ऑप्शन में सेम आ रहा, मतलब 2 मोलर KCl और ठीक है 4 मोलर ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर तो मुझे कितनी मिल रही है वैल्यू? 5। तो अल्टीमेटली लॉजिक एक ही है कि यहाँ पर जो इनिशियल हमें सॉल्यूशन दे रखा था K4FeCN के लिए, उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 10 थे। जिस भी सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 10 होंगे उनके ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या आ जाएंगे? सेम आ जाएंगे। तो इसमें मैंने भले ही इतना पेन चलाया और टाइम लगाया, लेकिन एग्जाम में आपको पता है कि डायरेक्ट आप कर सकते हो। अगर आपको कैटायन और एनायन के बारे में पता है, कौन इलेक्ट्रोलाइट है कौन नहीं है, कौन डिसोसिएट होगा कौन नहीं होगा, तो इसमें फिर से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें हमारे पास डी, ठीक है। 5 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे? बस कैटायन एनायन कितने वो देख लो, 2 × 5 करो, डायरेक्ट यहाँ पे 10 लिख दो बस। यहाँ पे 4 × 1 तो 4 आ जाएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा, 1 × 3 और 2 5 तो 1 × 5 5 आ जाएगा बस। और यहाँ से 4 और एक 5 5 × 2 10, बस वर्बली हो जाएंगे क्वेश्चन, बस समझाने के लिए, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार देख रहे हो इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए मैंने इतना डिटेल में लिख के बताया। अदरवाइज 30 सेकेंड में क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी करें। ठीक है, तो वीडियो पॉज करते जाए और इसको कॉपी करते जाए। ठीक है, और चाहो तो ठीक है, ऐसे तो समझा दिया, फिर भी आप चाहो तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं कंक्लूजन या रिजल्ट लिख रहा हूँ, 2 मोलर K4FeCN6 and 5 molar copper sulfate have same osmotic pressure
have same osmotic pressure because both have same number of particles. ठीक है, चलिए। तो आज के लेक्चर में स्पेशली कुछ स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल्स थे, ये जो स्पेशली नीट और जेईई में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं इस टाइप के। तो आप कोई भी मटेरियल सॉल्व कर रहे हो या कहीं से बुक सॉल्व कर रहे हो तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी मिल जाएंगे, जिसमें आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली आपको इन चीज़ों को देखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू क्लास।